चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मॉडल पेपर जो है राजीव पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2025 का मॉडल पेपर क्लास 12 का बायोलॉजी जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर फॉर एग्जाम है, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है: जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर बीरबल साहनी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ये जो हैं वैज्ञानिक, इन्होंने भारतीय भ्रूण विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया हुआ है, इसीलिए इसको भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहा गया है। तो भारत में भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। चलिए इसके बाद से ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई है। तो वंशागति जैसा आप जानते हैं कि जो अगली पीढ़ी में गुणों को पहुंचाया जाता है उसको वंशागति कहा जाता है। और उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है। सबसे छोटा उसका पार्ट होता है जीन। जीन से ही जो गुण होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता ये पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, जैसे पोलियो एक ऐसा रोग है जो वायरस से होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है चेचक, ये भी वायरस से ही होता है। एड्स ये भी वायरस से होता है जिसका नाम HIV है, आपको पता है। लेकिन जो TB दिया हुआ है ये एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरकुलोसिस नाम है उसका। तो ये जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये इसका ऑप्शन नंबर जो D है ये सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता। तो ये रोग जो है ये विषाणु से न होकर के बैक्टीरिया से होता है। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है: डॉक्टर बीरबल साहनी, R मिश्रा, राम उदार और KC मेहता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा R मिश्रा। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो भी बातें हैं भारत से संबंधित, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। इसीलिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र में भारत में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें योगदान दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा, R मिश्रा। चलिए, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे, आप लोग कर लेंगे, उनके नाम बस याद रखने हैं। अब आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो DNA अणु को खंडों में तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है ये DNA को विशेष खंड पे अगर हमको चाहें जहाँ से भी काटना तो वहाँ से उसको काटने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यानी उस एंजाइम का नाम बताना था जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो उसका आंसर होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का कि फाइलेरिया रोग के कारक एवं उसके वाहक के जंतु वैज्ञानिक का नाम लिखना है। केवल नाम नहीं बताना, उसके जंतु वैज्ञानिक का नाम, उसका जो जूलॉजिकल नेम होता है उसको बताना है। तो जो फाइलेरिया रोग होता है ये एक तरह के कृमि से होता है, जो उस कृमि का नाम है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये उसका बायोलॉजिकल नाम है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। और उसका वाहक भी पूछा है, तो जिस वाहक से होता है उस वाहक का नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। मादा क्यूलेक्स मॉस्किटो से ये बीमारी जो है ये ट्रांसफ़र होती है। तो 2 चीज़ें पूछी गई थी, फाइलेरिया रोग के कारक, उस कारक का नाम है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, और उसका जो वाहक है उसका है क्यूलेक्स नाम। तो ये जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, दोनों का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ग पे। कह रहा है कि चर घातांकी वृद्धि का समीकरण लिखिए। चर घातांकी का मतलब होता है कि जो समष्टि जो डेवलपमेंट होता है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, कितनी तेज़ी से उसका प्रोग्रेस होता है, उसके लिए अलग अलग तरह के समीकरण वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो जो चर घातांकी वृद्धि का समीकरण होता है वो ये है, इसको लिखते हैं ऐसे: NT इक्वल N0 E बेस और RT। ये इसका समीकरण है जो चर घातांकी समीकरण कहलाता है। इसमें इन सारे का मतलब क्या है वो जानते हैं कि करके। जैसे NT जो इसमें दिया हुआ है,
एनटी का मतलब होता है कि टी समय के बाद जनसंख्या का घनत्व कितना है, यानी एक टी समय बीता, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 5-6 महीना, साल भर, कितना टाइम बीता है, उस टाइम में उसका जनसंख्या का घनत्व कितना बढ़ गया, तो वो एनटी होता है। उसके बाद इसमें फॉर्मूले में n0 है, तो n0 का मतलब होता है कि जब समय शून्य था, यानी शुरुआती जब स्टेज थी, उस समय जनसंख्या घनत्व कितना था, उस समष्टि का घनत्व कितना था, वो n0 होता है। उसके बाद से ये जो r है, ये बताता है कि प्राकृतिक वृद्धि की जो आंतरिक दर है वो कितनी है। और ये जो t है, ये t इसमें समय को बता रहा है। और ये जो e है, ये इसका बेस होता है। e का मतलब होता है प्राकृतिक लघुगणक का आधार, e बेस। तो ये जो nt इक्वल n0 e की पावर rt है, ये चरघातांकी समीकरण होता है, जो ये बताता है कि कोई भी समष्टि जो है कितनी तेज़ी से डेवलप कर सकती है, उसको निकालने का एक समीकरण होता है। चलिए, तो बस इसमें समीकरण को पूछा गया था, तो समीकरण ये है, बस सीधा आपको इसका आंसर लिख देना है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो दोहरा निषेचन जो है, इसकी परिभाषा अगर कहा जाए एक लाइन में, शॉर्ट फॉर्म में, तो कहा जाता है कि आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि संयुग्मन और त्रिसंलयन क्या होता है। तो जब आप निषेचन की प्रक्रिया समझेंगे आवृतबीजी पौधों में, तो शॉर्ट में हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इसमें जब यहाँ पे परागकण पहुँच जाते हैं, यहाँ पे बीजांड होता है, तो बीजांड के अंदर यहाँ पे भ्रूण कोष होता है। तो भ्रूण कोष के निषेचन के समय क्या होता है, जब ये परागकण यहाँ पे डेवलप करता है और परागनली बनाता है, तो इसके द्वारा इसके दोनों जो नर युग्मक होते हैं वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं इसके भ्रूण कोष के पास। तो इसका जो पहला नर युग्मक होता है, परागकण के अंदर जो पहला नर युग्मक होता है, जब वो अंडे के साथ निषेचित होता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है संयुग्मन। यानी परागनली से होते हुए जब परागकण का पहला वाला नर युग्मक आएगा, तो वो जब अंडे के साथ फ्यूज होता है, निषेचित होता है, तो उसको कहा जाता है संयुग्मन। और उसके पीछे पीछे जो दूसरा वाला नर युग्मक आता है, वो इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जाकर के फ्यूज हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक आता है नर युग्मक, यानी वहाँ पे 3 चीज़ें आपस में फ्यूज होती हैं, मिलती हैं, इसीलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। और इन दोनों प्रोसेस को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है, तो उसी को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में संयुग्मन भी होता है और त्रिसंलयन, दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, दोहरा निषेचन। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंग पे। कह रहा है कि पारजीनी जंतु क्या है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो पारजीनी का मतलब होता है कि ये ऐसे जंतु होते हैं जिसमें किसी दूसरे जीव के जीन को ट्रांसफ़र कर करके और नए जीव का उत्पादन किया जाता है। जैसे इसकी परिभाषा को अगर हम कहें तो कहा गया है कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन प्रवेश कराया जाता है और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है। यानी कोई ऐसा जीन, बायोटेक्नोलॉजी में कोई ऐसे जीव को अगर हम बनाएं जिसमें उसका जीन तो सम्मिलित है ही, हम किसी और दूसरे जीव के जीन को उसके जीन में इम्प्लांट कर दें और जब वो नया जीन बने तो उसको कहा जाता है पारजीनी जंतु, क्योंकि उसके अंदर जीन को चेंज किया गया है और वो जो नया जीव बन रहा है उसके अंदर अपना भी कुछ गुण तो रहेगा ही, लेकिन जिसका जीन उसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है उसके भी उसके अंदर गुण आ जाते हैं। तो वही लास्ट में लिखा गया है कि उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करता है जिस जीन को उसके अंदर इम्प्लांट किया गया है। तो ऐसे किसी भी जंतु को जिसमें किसी दूसरे जंतु का जीन इम्प्लांट किया गया है, डाला गया है बायोटेक की सहायता से, उसको पारजीनी जंतु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे बीटी कपास है, फ्लेवर सेवर टमाटर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे के सारे पारजीनी जंतु हैं। चलिए, तो ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इन सारे आंसर को आप याद कर लेंगे, बहुत आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट जो है उसमें आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्पस लुटियम क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो कार्पस लुटियम जो होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, ये होता क्या है। ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, यानी अंडाशय से जब अंडा निकल जाता है उसको अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो अंडोत्सर्ग के बाद जो पुटिका होती है, जिनको फॉलिकल्स बोलते हैं, फॉलिकल, तो पुटिका की गुहा रुधिर से भर जाती है। पुटिका कोशिकाएं रुधिर के थक्के के साथ मिलकर कार्पस लुटियम बनाती है। जैसे इसको अगर हम फिगर में देखें तो आपको फिगर में दिखा देते हैं। देखिए, ये अंडाशय है,
इसमें ढेर सारी फॉलिकल कोशिकाएं होती हैं, ये सारी छोटी छोटी ये सब फॉलिकल कोशिकाएं हैं। इसमें जब डेवलपमेंट होता है तो ये अंडे का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें देखिए ये एग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए ये फॉलिकल कोशिकाएं हैं सारी, ये अब इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के ये अंडा बन रहा है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये इसके अंदर अंडा बन रहा है। तो जब इसका पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है ये फॉलिकल, तो इसमें से ये अंडा जो है ये बाहर निकल जाता है इस ओवरी से। तो इसी प्रोसेस का नाम है अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन कहा जाता है। जब ये ओवुलेशन हो जाता है तो ये जो फॉलिकल कोशिकाएं बची हुई हैं ये इसके अंदर ब्लड भर जाता है, रक्त का थक्का भर जाता है इसके अंदर। और तब जाकर के जब इसमें से अंडा निकल चुका है, इसमें ब्लड भर चुका है, तो इसको कहा जाता है कार्पस लुटियम। इसी को कार्पस लुटियम कहा जाता है। यहाँ पे दो संभावना है। अगर निषेचन हो गया उस अंडे का तो ये कार्पस लुटियम जो है ये बनी रहती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान तक। लेकिन अगर बाई चांस उसका निषेचन न हो अंडे का तो बाद में ये कार्पस लुटियम जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और इसको कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। फिर देखिए ये कार्पस एल्बिकेंस है, ये तब की अवस्था है जब उस अंडे का निषेचन नहीं होता है। तो ये कार्पस एल्बिकेंस बन करके ख़त्म हो जाता है कार्पस लुटियम, और तब फिर अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर नए वाले फॉलिकल से नए अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी संभावना है, अगर वहाँ पे उस अंडे का निषेचन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, तो ये जो कार्पस लुटियम है ये पूरा बना रहेगा 9 महीने तक, इसका मतलब उपस्थिति रहेगा अंडाशय के अंदर। और इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं 2, एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है और एक रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ये है, यही कार्पस लुटियम है, यही वाला जो फिगर है। इसी के बारे में आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कार्पस लुटियम क्या है, टिप्पणी लिखना है। तो फिर से समझते हैं कि अंडोत्सर्ग के बाद यानी जब ओवुलेशन हो जाता है तो पुटिका की गुहा रुधिर से भर जाती है। पुटिका कोशिकाएं रुधिर के थक्के के साथ मिलकर कार्पस लुटियम बनाती है, जो पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि रचना होती है। पीले रंग का हो जाता है ये। और अंतःस्रावी, इसमें एक शब्द आया हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथिल रचना है। अंतःस्रावी का मतलब होता है कि इनसे हार्मोन्स निकलते हैं और निषेचन होने पर बनी रहती है। अभी जैसा आपको बताया गया कि पूरे निषेचन होने के बाद पूरे 9 महीने तक ये बनी रहती है। और कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जो निम्न प्रकार से कार्य करते हैं। यानी इन दोनों हार्मोन्स के क्या काम है वो यहाँ देखते हैं। सबसे पहला काम है कि गर्भाशय की भित्ति को भ्रूण के लगाव के लिए ये तैयार करती है। यानी जब उस भ्रूण का डेवलपमेंट होते होते मॉरुला ब्लास्टुला स्टेज तक पहुँचती है वो, तो अंडाशय से निकलने के बाद वो जब गर्भाशय में पहुँचता है तो वो उसकी भित्ति से इम्प्लांट हो जाता है। तो ये इम्प्लांट होने के लिए भ्रूण के गर्भाशय भित्ति के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये हेल्प करते हैं। इसी तरह से दूसरा काम है कि आगे अंडोत्सर्ग को रोक देता है, क्योंकि अब उसका निषेचन हो चुका है, उससे भ्रूण बन चुका है, अब उससे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगे दूसरा अंडोत्सर्ग ना हो उसको रोक देता है। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो रोक देते हैं, यानी अगली कोई फॉलिकल कोशिकाएं अब अंडा नहीं बना पाएगी। दूसरा है कि जो प्लेसेंटा होता है उसके निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं ये दोनों हार्मोन्स, क्योंकि जब भ्रूण जाकर के गर्भाशय की दीवार से जुड़ेगा तो प्लेसेंटा के द्वारा उसका अटैचमेंट होता है, तो उस प्लेसेंटा के निर्माण में ये दोनों हार्मोन्स हेल्प करते हैं। इसी तरह से रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैला देता है। ये एक तरह की बोन्स और मस्कुलर ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे ही प्रसव होता है, डिलीवरी हो रही होती है, उस समय ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है उस डिलीवरी को ईजी करने में हेल्प करता है। और उस ईजी करने के प्रोसेस में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होते हैं, ये बोन्स होते हैं, उनको एक्सपेंड करता है, जिससे आराम से ईजी बर्थ हो जाता है चाइल्ड का। तो ये इतने इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये दोनों, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। और ये दोनों हार्मोन जो हैं ये रिलीज होते हैं कहाँ से, ये रिलीज होते हैं कार्पस लुटियम से। इसी के बारे में टिप्पणी लिखना था इसमें, ये करता क्या है। तो बस इतना याद रखेंगे कि फॉलिकल कोशिकाएं डेवलप करके जब अंडा निकल जाती हैं तो उसमें रुधिर का थक्का भर जाता है और बाद में यही कार्पस लुटियम बन जाता है। निषेचन अगर हो जाए तो ये बनी रहती है, इससे हार्मोन्स निकलते रहते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। अगर निषेचन न हो तो बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कार्पस एल्बिकेंस बन करके, और फिर अगली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए कार्पस लुटियम के बारे में आप बता लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निभागी निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र बनाने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। निषेचन जो होता है, निषेचन का मतलब होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाएं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन की प्रोसेस जब होती है तो उसको
थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे परागकण पहुँचता है और यहाँ पे बीजांड होता है, तो यहाँ से जो परागकण का डेवलपमेंट होता है पॉलन ट्यूब के द्वारा यानी पराग नली के द्वारा, तो पराग नली डेवलप करके जब आगे बढ़ती है तो इस बीजांड में प्रवेश करने के 3 तरीके हो सकते हैं। वो तीनों तरीके आपको यहाँ दिखाए गए हैं। 3 तरीकों के द्वारा ये जो पराग नली है वो इस बीजांड में एंटर करती है। इसका जो पहला तरीका है वो ये है, इसको कहते हैं बीजांड द्वारी, यानी यहाँ से पराग नली आई और साइड से होते हुए इसकी बीजांड द्वार से अगर एंटर कर गई तो इसको कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा है, ये देखिए यहाँ से ऊपर से यहाँ से आया पराग नली और ये निभाग वाला हिस्सा है इसका, ये निभाग है, तो इसी निभाग से एंटर कर गया और बाद में जाकर के निषेचन हो गया, तो इसको कहते हैं निभागीय प्रवेश। और दूसरा होता है, तीसरा, यहाँ से पराग नली आई और साइड से इसके अध्यावरण से एंटर कर गई, इसको बोलते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। तो कुल 3 तरह का प्रवेश होता है, बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। आपको क्वेश्चन में बताना है कि निभागी निषेचन का क्या मतलब होता है, यानी हमको इसके बारे में बताना है। निभागी निषेचन का मतलब होता है कि जब पराग नली निभाग के रास्ते से बीजांड में प्रवेश करती है और उसका पहला नरयुग्मक अंडे के साथ निषेचित हो जाता है और इसमें जो दूसरा नरयुग्मक आता है वो इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ निषेचित हो जाता है, और द्विनिषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो उस पूरी प्रोसेस को निभागी निषेचन कहा जाता है। तो बहुत आसान है, केवल फिगर बना देना है। अगर चाहें तो आप 2 लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि प्रतिरक्षा क्या है और उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट करने के लिए कहा हुआ है आपको अगले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिरक्षा क्या होती है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो रोगों से शरीर की रक्षा करता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है और इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी अगर हमको किसी भी बीमारी से लड़ना है तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमको उस बीमारियों से लड़ता है, हमको बीमारियों से बचाता है। तो उस सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा वो लड़ रहा है बीमारियों से, उसको प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रतिरक्षा की परिभाषा बतानी है आपको कि बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति हमारे अंदर है उसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा जो शब्द है या उसके बारे में एक एली मैचनिकॉफ नामक साइंटिस्ट थे। एली मैचनिकॉफ ने सर्वप्रथम भक्षाणुओं द्वारा, भक्षाणुओं का मतलब होता है कुछ हमारे अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया वायरस को खाती हैं, खा करके हमको प्रोटेक्ट करती हैं, तो उन्हीं को भक्षाणु कहा जाता है। भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए हुए सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव मतलब जो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर एंटर करते हैं, उनको क्या करती है, वो भक्षाणुओं के द्वारा खाती है और प्रतिरोधक क्षमता का वर्णन इन्होंने पहली बार किया था। एली मैचनिकॉफ ने उस प्रोसेस का नाम रखा था फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब, मान लेते हैं ये WBC है और ये कोई बैक्टीरिया या वायरस है, तो ये WBC क्या करती है, इस बैक्टीरिया वायरस को खा जाती है, अपने अंदर एंटर करके और इसको खा जाती है। इसी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, और इसी फैगोसाइटोसिस को एली मैचनिकॉफ ने पहली बार वर्णन किया था इसका, जिसके लिए सन 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके बाद से लुईस पाश्चर ने अनेक सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए इस पर मतलब रिसर्च किया था, और बाद में इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा गया, लुईस पाश्चर को, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च किया कि कैसे बीमारियां फैलती हैं, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती हैं। तो बहुत सारा इनका योगदान है लुईस पाश्चर का, इसीलिए इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। तो ये तो प्रतिरक्षा के बारे में हो गया। अब इसमें आगे भी पूछ रहा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि बतानी है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं, विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो हमको बीमारियों से बचाती हैं जीवन भर, और ये जो प्रतिरक्षा होती है उपार्जित वाली, ये थोड़ा बाद में डेवलप करती है। उपार्जित का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में उनका प्रेजेंस तो होता है शुरू में, लेकिन बाद में उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, यानी जन्म के बाद ही ज़्यादा डेवलप करती हैं। जैसे उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब हुआ कि यह शरीर का विशिष्ट सुरक्षा तंत्र होता है, और यह तृतीय रक्षात्मक स्तर के रूप में संक्रमण के विरोध में, यानी अगर कोई बैक्टीरिया वायरस संक्रमण करे तो उसके विरोध में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। इसमें विषाणुओं, रोगाणु एवं उनसे उत्पन्न विषाक्त पदार्थ के दुष्प्रभाव को शीघ्र नष्ट करके तीव्र सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो लसिका अंग, जैसे कि थाइमस ग्रंथि, अभी इनको फिगर में हम लोग देखते हैं, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, टॉन्सिल्स, लसिका गांठें, लसिका ऊतक, रुधिर
और लसिका के ल्यूकोसाइट्स और कुछ संयोजी ऊतक। तो ये सारी की सारी जो कोशिकाएं या सेल्स या टिश्यूज होती हैं, ये हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा में हेल्प करती हैं। इनको फिगर के द्वारा देखते हैं, ये कहाँ पे हैं, कैसे काम करती हैं। ये देखिए, इस फिगर में हमारा पूरा इम्यून सिस्टम दिखाया गया है। इस इम्यून सिस्टम में वो सारी कोशिकाएं, वो सारे टिश्यूज़ को दिखाए गए हैं। जैसे देखिए, इसमें एक म्यूकोसा है। ये म्यूकोसा भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस को हमारे अंदर एंटर करने से रोकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से थाइमस ग्लैंड यहाँ पे चेस्ट में होती है। इसी प्रकार से स्प्लीन यहाँ पे होता है, ये भी चेस्ट में होता है। लिम्फ नोड्स, उसके बाद से वाइट ब्लड सेल्स, WBC, बोन मैरो, इन्हीं बोन मैरो में WBC बनती हैं। टॉन्सिल्स, ये हमारे गले में होता है। और स्किन, ये सारे कुछ ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गेन, सेल्स या टिश्यूज हैं जो हमको उपार्जित प्रतिरक्षा में हेल्प करती हैं। यानी कोई भी नेक्स्ट अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर एंटर करता है तो उनसे लड़ती हैं, उनको रोकती हैं। इसी को उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। चलिए, तो उपार्जित प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा दोनों की डेफिनेशन बतानी है इस क्वेश्चन में। तो इसकी परिभाषाओं को याद करके इनको बता देना है। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद करना है, दोनों में अंतर बताना है कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है और गुणसूत्रीय डीएनए क्या होता है। तो पहले इस फिगर में समझते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। किसी भी बैक्टीरियल सेल में अगर हम देखें, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की कोशिका को दिखाया जा रहा है, बैक्टीरियल सेल है। तो किसी भी बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो उसमें दो प्रकार के उसके डीएनए पाए जाते हैं। एक तो ये वाला जो हिस्सा इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसको उसका न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इसमें उसके जो मेन जो उसके गुणसूत्र होते हैं वो उसके न्यूक्लियोइड में होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में इन न्यूक्लियोइड के अलावा, न्यूक्लियोइड के अतिरिक्त कुछ स्पेशल टाइप के भी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो उस न्यूक्लियोइड से बाहर होते हैं, और ये सर्कुलर शेप के होते हैं। तो इन्हीं सर्कुलर शेप के गुणसूत्रों को प्लाज्मिड कहा जाता है। और ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी डबल हेलिक्स होते हैं ये, लेकिन इनका बस फिगर थोड़ा सा सर्कुलर शेप का होता है। तो इन्हीं सर्कुलर शेप वाले गुणसूत्रों को प्लाज्मिड कहा जाता है, और ये केवल बैक्टीरिया में दिखाई देते हैं। तो ये प्लाज्मिड हो गए। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गुणसूत्र, ये इसके क्रोमोजोमल डीएनए है, जिसको गुणसूत्रीय डीएनए कहा जा रहा है। तो इन्हीं दोनों में हमको अंतर करना है कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है और गुणसूत्रीय डीएनए क्या होता है। तो ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है और ये इसका गुणसूत्रीय डीएनए है, या बाकी के दूसरे जीव जंतुओं में जो भी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सब के सब गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। इन दोनों डीएनए में अंतर क्या होता है। अंतर के लिए इस टेबल को देखेंगे। जैसे एक तरफ हमको यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए के बारे में बताया गया, यहाँ पे गुणसूत्रीय डीएनए में। तो इसमें अंतर देखते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं वो छोटे होते हैं और गोलाकार डीएनए अणु होते हैं। यानी प्लाज्मिड डीएनए छोटे होते हैं और गोलाकार होते हैं, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं ये बड़े होते हैं। तो पहला अंतर कि प्लाज्मिड डीएनए गोलाकार और छोटे होते हैं और गुणसूत्रीय डीएनए बड़े होते हैं। दूसरा अंतर होता है कि इन पर 3 से 4 जीन ही होते हैं। यानी ये प्लाज्मिड डीएनए इतने छोटे होते हैं, इसमें केवल 3 से 4 ही जीन होते हैं, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं उसमें बहुत ढेर सारे जीन होते हैं, लंबी सी श्रृंखला होती है जीन्स की। अगला अंतर है कि इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन होती है, यानी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करने के जीन इनके पास होते हैं, इसीलिए ये वेक्टर के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं इन पे प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन नहीं होता है, यानी ये एंटीबायोटिक के प्रति कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, कोई प्रतिरोधकता नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता दिखाते हैं, उनके पास वो जीन होते हैं। अगला है कि इसे वेक्टर की तरफ प्रयोग किया जाता है। वेक्टर का मतलब होता है कि जब बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी भी एक जीव के जीन को किसी दूसरे में ट्रांसफर करना होता है तो उसमें वेक्टर की तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। इन प्लाज्मिड्स के छोटे से हिस्से को यहाँ से काट के निकाल दिया जाता है और किसी दूसरे जीव के जीन को यहाँ पे लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा जोड़ करके और फिर इसको अगले वाले जीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अगले वाले जीव में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसीलिए इनको वेक्टर कहा जाता है और वेक्टर की तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं इनको वेक्टर की तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला अंतर है कि यह केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं केवल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
बाकी जितने भी जीव जंतु होते हैं सब में पाए जाते हैं। तो ये कुछ अंतर हो गए प्लाज्मिक डीएनए के और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। मेन अंतर ये है कि प्लाज्मिक डीएनए गोल होते हैं, छोटे होते हैं, गुणसूत्रीय डीएनए बड़े होते हैं। प्लाज्मिक डीएनए का काम जो होता है वो वेक्टर की तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन गुणसूत्रीय डीएनए वेक्टर की तरह से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो ये इसका मेन अंतर है। चलिए यही अंतर बताना था हम लोग को कि प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में क्या अंतर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो आपने बहुत सारे आनुवंशिक रोगों को पढ़ा होगा, तो उसी में से एक रोग है टर्नर सिंड्रोम। इसमें जानते हैं कि ये रोग होता क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन में 23 या 46 गुणसूत्र होते हैं, या इसको 23 जोड़ा कह देते हैं, 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये एक ऐसा रोग है जिसको मोनोसोमिक कहा जाता है। मोनोसोमिक का मतलब होता है कि इसमें एक गुणसूत्र लेस हो जाता है, कम हो जाता है। होना चाहिए उसके अंदर 22 + XX या 22 + XY। अगर वो फीमेल है, मादा है, तो 22 + XX होना चाहिए। अगर वो नर है तो 22 + XY होना चाहिए। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए इसके लिंग गुणसूत्र को यहाँ पे दिखाया गया है। टर्नर सिंड्रोम में 22 + X और यहाँ का एक गुणसूत्र गायब होता है, इसी को 0 से शो किया जाता है। तो एक्चुअल में जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्र एक माइनस हो जाता है, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या इसमें 45 होती है। ये 22 जोड़ा है। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी रोग है, एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जो गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र के मोनोसोमिक के कारण होता है, यानी केवल लिंग गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र माइनस हो जाता है और X 0 की अवस्था बन जाती है। और इनमें गुणसूत्र की कुल संख्या 45 होती है, 45। इस प्रकार का जो रोग होता है ये जनरली फीमेल्स में देखा जाता है। ये फीमेल्स जो होती हैं अल्प विकसित मादा के समान होती हैं, यानी जो मैक्सिमम इनके अंदर जो कैरेक्टर होना चाहिए फीमेल्स का वो नहीं हो पाता है। इस प्रकार का शरीर अल्प विकसित मादा के समान होता है। यह लड़की बांझ होती है, जननांग अविकसित होते हैं, कद छोटा होता है, वक्ष चपटा होता है और बाल्यकाल में ये सामान्य लड़की की तरह से रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी, किशोरावस्था जब आएगा तो उसके अंदर फीमेल्स के कैरेक्टर शो ही नहीं होंगे और बाद में वो नपुंसक हो जाएगी और इसमें अंडाशय जो होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में बस एक गुणसूत्र के माइनस हो जाने से, यानी उसके पास 44 + X और 0, यानी ये कंडीशन होती है इस टर्नर सिंड्रोम में। तो केवल एक गुणसूत्र के माइनस हो जाने से वो जो फीमेल होगी वो पूरी तरह से नपुंसक हो जाएगी, बांझ हो जाएगी, उसके अंदर अंडाशय विकसित नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वो अगली पीढ़ी को पैदा भी नहीं कर सकती है। इस बीमारी को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे इसको फिगर से देखते हैं, ये देखिए ये एक फीमेल है जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उनको सारा बगल में दिखाया गया है। जैसे लो हेयर लाइन, ड्रूपी आईलिड्स, लो सेट ईयर्स, ब्रॉड शॉर्ट, अपीयरिंग वेब्ड नेक। ये जो नेक होती है इसकी वेब्ड होती है। वेब्ड का मतलब जालिका रूपी हो जाती है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाते हैं, यानी इसके अंदर हार्ट की बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ किडनीज़, किडनी में इसके बहुत डिफेक्ट आ जाते हैं, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। नी डिफॉर्मिटी, घुटनों में इसकी दिक्कत होता है, बैंड टाइप में हो जाते हैं इसके घुटने। शॉर्ट स्टेचर, यानी इसकी जो बॉडी होती है बहुत छोटी हो जाती है, बहुत लंबी नहीं हो पाती है ये। ब्रॉड चेस्ट हो जाता है। कर्वेचर ऑफ स्पाइन, जो स्पाइन होता है इसका ये सीधा न रहकर थोड़ा सा कर्व हो जाता है। वाइडली स्पेस्ड निप्पल्स। एल्बो डिफॉर्मिटी, एल्बो में इसकी दिक्कत होता है। शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, इसका यहाँ पे जो मेटाकार्पल्स बोन्स होती हैं बहुत छोटी हो जाती हैं। पिवर्टल फेल्योर, यानी अंडाशय उसकी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। और ब्राउन स्पॉट्स, इसके बॉडी पे ब्राउन स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स केवल एक गुणसूत्र के माइनस हो जाने से हो जाती है। इस बीमारी को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में हमको बताना है लघु त्रिक प्रश्न के सेकंड में कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, यह कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्यों जिनमें ये उपस्थित होते हैं उनके लक्षण बताने हैं। तो टर्नर सिंड्रोम की ही तरह से एक और बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी एक तरह का आनुवंशिक विकार है। इसमें क्या होता है
जैसे टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र माइनस हो जाता है, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। यानी टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र 45 हो गए थे, इसमें गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। 44 उसके ऑटोसोम्स होते हैं। XX होते तो ठीक होता, या XY होता तो ठीक होता, लेकिन इसके अंदर XXY हो जाता है, यानी उसके अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो इस आनुवंशिक रोग को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। यह लिंग गुणसूत्रों की अधिगुणिता के कारण होता है। अधिगुणिता मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या के बढ़ जाने को अधिगुणिता कहा जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई है, इनमें लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी पाई जाती है तथा कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें होता क्या है, जनरली ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला व्यक्ति होता है ये पुरुष होता है, और पुरुष में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो नॉर्मल पुरुष में नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, उनके लक्षण पूछ रहा है कि ऐसे मनुष्य में उपस्थित लक्षणों को बताना है। तो लक्षण जानते हैं कि इनमें वृषण जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये होता तो पुरुष है, लेकिन इसके अंदर अगर ये इतना होता XY तो ये पुरुष होता, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र है। इस एक्स्ट्रा X गुणसूत्र के कारण इसमें कुछ मादा के भी लक्षण आ जाते हैं, इसीलिए इसमें स्त्रियों के समान स्तन विकसित होने लगते हैं, और इनके शरीर पर बालों की कमी होती है। यह पुरुष होते हैं, किंतु XX गुणसूत्र के कारण इनमें स्त्री जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। यह नपुंसक होते हैं और इसे गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। गायनेकोमैस्टिया का मतलब होता है कि ऐसा कोई पुरुष जिसमें थोड़े बहुत फीमेल्स के भी कैरेक्टर आ जाते हैं, इस रोग को गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। तो बस एक गुणसूत्र के बढ़ जाने से उसके अंदर गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या 44 + XXY यानी टोटल 47 हो जाते हैं। तो ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसको भी जानते हैं फिगर्स के द्वारा। देखिए ये फिगर है इसका। इस व्यक्ति को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया है, यानी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ गया है। ये है तो पुरुष, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे स्पेयर्स फेशियल हेयर, जो फेशियल हेयर होते हैं पुरुष में वो इसके अंदर कम होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद रिड्यूस्ड मसल टोन्स, इसके जो मसल्स होते हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने बाकी के पुरुषों के होते हैं। प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, इसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। स्मॉलर टेस्टिस, इसके टेस्टिस का विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो इस रोग को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP, शॉर्ट में इसको HGP कहा जाता है। HGP इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो HGP क्या है, यानी मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसको जानते हैं। इसकी प्रथम सोच फ्रांस के जीन डॉसेट 1983 ने की थी। यानी जीन डॉसेट एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहली बार मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। ये है क्या, मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना थी। एक इंटरनेशनल लेवल का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो 1990 और 2003 के बीच संपूर्ण मानव जीनोम का मानचित्रण, अनुक्रमण और स्वतंत्र प्रकाशन करने के लिए शुरू किया गया था। यानी इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि जितने भी पूरी दुनिया में लोग हैं, मनुष्य हैं, उनका जो टोटल जीनोम है उस जीनोम के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि उसके अंदर जीनोम कौन कौन सा है, उस जीन में क्या गुण होता है, उस जीन में अगर हम कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को रिसर्च करने के लिए इस मानव जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। 1990 से लेकर के 2003 के बीच में ये चला। मानव जीनोम परियोजना इस तथ्य पर आधारित है कि DNA में निहित आनुवंशिक सामग्री को अलग करना और उसका विश्लेषण करना वैज्ञानिकों को रोग के विकास को समझने और रोग की रोकथाम और उपचार के लिए नई रणनीति विकसित करने के लिए शक्तिशाली नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। जैसे ये जो मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, DNA होते हैं, या उसके अंदर जो पूरा उसका जो जीनोम है, उस जीनोम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना ही इसका एक मेन उद्देश्य रखा गया। तो सबसे पहले जानते हैं ना कि इसकी प्रोसेस जो है जीनोम की HGP की, ये करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे पहले इसका लक्ष्य समझते हैं। जैसे मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या रखा गया, इसको शुरू करने का मेन मकसद क्या था। तो इसका लक्ष्य ये रखा गया कि मानव जीनोम के सभी 3 बिलियन जो बेस पेयर होते हैं उसका क्रम निर्धारण करना। यानी जो 3 बिलियन DNA में जो बेस पेयर्स होते हैं वो किस क्रम में अरेंज है एक दूसरे के साथ, उसका निर्धारण करना, जिसको कहा जाता है DNA मैपिंग। तो पहला इसका लक्ष्य रखा गया कि हम पूरे मनुष्यों के DNA को मैपिंग कर सकें।
यानी उसके बेस पेयर को हम पता लगा सकें। दूसरा इसका लक्ष्य रखा गया कि जितने भी ज्ञात बेस पेयर हैं, यानी जितने भी बेस पेयर को हमको पता चल चुका है, उनका अनुक्रमण कर सकें 20,000 से 25,000 या अधिक जीन्स में स्थान निर्धारित करना। यानी जितने भी वो बेस पेयर हमको पता हैं उसमें लगभग 20,000 से 25,000 या उससे भी अधिक जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें कि वो जीन क्या कर सकते हैं। उनको जीन सीक्वेंसिंग कहा गया है। फिर मानव जीनोम में पाए जाने वाले जेनेटिक मार्करों या मॉलिक्यूलर मार्करों को निर्धारित करना ताकि जीनोम का आनुवंशिक चित्रण तैयार किया जा सके। इसका मतलब ये रखा गया है कि जो भी जीनोम, मानव के टोटल जीन जो उपस्थित हैं, उनका पूरा हम एक विस्तृत ब्यौरा हम एक कंप्यूटर के डाटाबेस में स्टोर कर सकें, उसका मानचित्रण तैयार कर सकें, उसी को आनुवंशिक चित्रण कहा गया है। तो इसका एक लक्ष्य ये रखा गया। फिर विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान के लिए परीक्षण विधि का निर्धारण कर उन रोगों का समुचित निदान हो सकेगा। यानी इसका ये लक्ष्य रखा गया कि हम किसी भी व्यक्ति के जीन में पता कर सकें कि किस जीन की वजह से कौन सा रोग होता है। उस रोग का अगर हम पता कर लें तो हम समय रहते या समय के बाद भी हम उस जीन को रिप्लेस करके उसकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ये भी इसका लक्ष्य रखा गया। फिर संपूर्ण मानव जीनोम की पहचान। मानव जीनोम का मतलब होता है कि टोटल दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर कौन कौन से जीन हैं, उन सारे जीन को समुचित रूप से जीनोम कहा जाता है। तो उसकी पहचान करना इसका लक्ष्य रखा गया। उसके बाद डेटा संग्रहित करने के लिए जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस तैयार करना और परियोजना से उत्पन्न होने वाले कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखना इसका लक्ष्य रखा गया। तो ये मानव जीनोम है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। बस इसका मेन मतलब ये रखा गया कि हम सारी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उन सबके टोटल जीन्स को हम जान सकें कि किस जीन में क्या गुण है, किस जीन की वजह से कौन सा रोग होता है और किस जीन को हम चेंज कर दें तो बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य को रखा गया। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, बस टिप्पणी लिखना है छोटा सा। तो बस इतनी जानकारी लिख देंगे, पर्याप्त है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का ग, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। तो जैव उर्वरक का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में, मिट्टी में पाए जाते हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो इस मृदा में या मिट्टी में उपस्थित होते हैं और पौधों की ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैव उर्वरक या जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको परिभाषा में जानते हैं। जैविक उर्वरक एक तरह के प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, यानी नेचुरल होते हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं होते, नेचुरल उत्पाद होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये जीवित सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं। ये जितने भी सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं ये जीवित सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं और कृषि योग्य ज़मीन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जितने भी सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में उपस्थित हैं और ह्यूमस बनाने में हेल्प करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को सड़ाते हैं, या जितने भी जैसे गोबर है, पत्तियां हैं, ये और भी जो भी डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं उनको सड़ा करके मृदा में ह्यूमस बनाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सूक्ष्म जीव या जैव उर्वरक। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे राइजोबियम, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसी के अलावा एजोस्पाइरिलियम, एजोटोबैक्टर, फास्फोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और माइकोराइजा एजोला, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इन्हीं को जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। इसकी वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी केवल फिगर ड्रॉ करना है आपको। मलेरिया परजीवी, तो इसके फिगर को समझते हैं। ये फिगर क्या है, ये जो बीच में बाउंड्री दिखाई गई है ये ह्यूमन का स्किन दिखाया गया है, मनुष्य की स्किन को दिखाया गया है। जैसे ही कोई मच्छर किसी को बाइट करता है यानी काटता है उसको, तो इसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, स्पोरोजोइट ही इसकी सबसे खतरनाक अवस्था होती है मलेरिया परजीवी की। ये स्पोरोजोइट अवस्था ही इस मच्छर के द्वारा मनुष्य के अंदर एंटर कर जाते हैं, देखिए ये, और इसके हिपैटिक सेल्स तक पहुंच जाते हैं। हिपैटिक सेल्स का मतलब होता है इसकी लीवर की सेल, उसके यकृत में पहुंच जाते हैं। यकृत में पहुंचने के बाद उनमें तमाम चेंजेज होते हैं और फिर जाकर के वो मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उसके बाद से जब कोई दूसरा मच्छर उस व्यक्ति को काटता है तो ये मेल फीमेल उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर यहाँ पे उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिर ये बना लेते हैं जाइगोट, उसकी मिड गट में पहुँच जाते हैं। इस मच्छर की मिड गट यानी आंत में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ऊसिस्ट बना करके डेवलप करने लगते हैं। फिर जाकर के जब ये सिस्ट बर्स्ट करता है, बर्स्ट मतलब फूटता है, तो इसमें से फिर स्पोरोजोइट बाहर आते हैं और इसकी लार ग्रंथियों में पहुँच जाते हैं।
और लार ग्रंथियों के माध्यम से फिर अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मलेरिया परजीवी का लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है। इसका ये जो आधा वाला हिस्सा है ये साइकिल इन ह्यूमन दिखाया गया है, मनुष्य के अंदर की साइकिल दिखाई जा रही है, और इधर का साइकिल इन मॉस्किटो यानी मच्छर के अंदर की लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। तो बस इसका आपको फिगर बना के इसको एक्सप्लेन कर देना है। चलिए नेक्स्ट, बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो बायोरिएक्टर क्या है? अधिक आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का विकास किया गया है, जहां संवर्धन का अधिक आयतन संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी हम प्रोडक्ट बहुत लार्ज अमाउंट में प्राप्त कर लेते हैं तो उससे अगर हमको कोई और ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तैयार करना होता है तो उसके लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर जो होता है ये एक बर्तन के समान होता है, जैसे ये फिगर में देख पा रहे होंगे, एक बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैव रूप में विशिष्ट उत्पादों, एंजाइम आदि में बदला जा सकता है। मतलब इस बायोरिएक्टर के अंदर जो कच्चा माल होता है, जैसे किसी पौधे का कोई पार्ट, किसी जंतु का कोई पार्ट, किसी ह्यूमन बीइंग की कोशिका या कोई सूक्ष्म जीव इसके अंदर डाला जाता है, वो कच्चा माल होता है। उस कच्चे माल की सहायता से उसका कोई प्रोडक्ट तैयार कराया जाता है, जैसे कोई इंसुलिन हार्मोन बनाना है या कोई एंजाइम बनाना है या किसी तरह का स्टेरॉयड हार्मोन बनाना है, तो वो सारा कच्चा माल इसमें डाल करके उन सबको बनाया जाता है। तो उस प्रोडक्ट को यानी उस बर्तन का नाम रखा गया है बायोरिएक्टर, जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हम किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो बस बायोरिएक्टर के बारे में संक्षिप्त वर्णन कर देना है। थोड़ा सा अगर चाहें तो फिगर बना सकते हैं। ये जो फिगर है ये विलोडित बायोरिएक्टर का है फिगर। इसमें ऊपर से यहाँ पे मोटर होता है जो इसको घुमाता है, और इसमें जो कच्चा माल डाला गया है उस कच्चे माल में चेंजेज होते हैं और फिर उससे एंजाइम से हार्मोन जो भी बनाना होता है बना लिया जाता है। तो इसका ही नाम है बायोरिएक्टर। अलग अलग डिजाइन्स के होते हैं ये बायोरिएक्टर। सबसे कॉमन जो बायोरिएक्टर है वो विलोडित बायोरिएक्टर है। इसमें ये जो ट्यूब लगा हुआ है ये इसको विलोडित करता है यानी घुमाता है, और उसी में कच्चा माल जो है घूमता है और उससे फिर एंजाइम्स या कोई भी बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चिकित्सीय गर्भ समापन बहुत एक इम्पॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में MTP कहा जाता है। MTP इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि यदि किसी महिला की प्रेगनेंसी में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गया और वो चाह रही है कि हम इसको अबॉर्ट कर दें, तो किसी भी एक कुशल डॉक्टर की देखरेख में अगर उसका अबॉर्शन कर दिया जाए तो इसी प्रोसेस को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। यानी अगर कोई महिला अपने भ्रूण को या अपने बच्चे को अबॉर्ट करना चाह रही है, अबॉर्शन करना चाह रही है, और किसी डॉक्टर की देखरेख में अगर ये पूरी प्रोसेस परफॉर्म हो रही है तो इसी को MTP कहा जाता है। इसके रीजन्स क्या होते हैं, मतलब किस किस रीजन की वजह से MTP हो सकता है। तो पहला रीजन है एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, जैसे उसके पहले से भी बच्चे हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी किसी डॉक्टर की देखरेख में उसका अबॉर्शन किया जा सकता है। दूसरा रीजन क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय अगर कोई दिक्कतें आ गई, कोई कॉम्प्लिकेशंस स्टेजेज आ गई, तो इस वजह से अगर उस महिला को कोई दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में भी लीगली उसको डॉक्टर की देखरेख में उसको अबॉर्शन किया जा सकता है। या एक और इसका रीजन है कि बर्थ डिफेक्ट्स, यानी जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसके पेट में, उस बच्चे में कोई डिफेक्ट्स आ गया है, बच्चा सही से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस रीजन की वजह से भी किसी डॉक्टर की देखरेख में उसको अबॉर्शन किया जा सकता है। और भारत सरकार में इस MTP को कानूनी मान्यता दे दी गई है। यानी आप डॉक्टर की देखरेख में वैलिड रीजन की वजह से, एक आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन के कारण अगर किसी डॉक्टर की देखरेख में अगर आप MTP कराते हैं तो इसको लीगली एकदम वैलिड किया गया है, यानी कानूनी रूप से ये सही है। और आजकल बहुत कॉमन है ये, डॉक्टर की देखरेख में तमाम अबॉर्शन आजकल किए जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। चलिए आगे हैं अब अगले क्वेश्चन पे। DNA अंगुली छापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है इसको जानते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास एलेक्स जेफरी 1985 के द्वारा किया गया था। इन्होंने सैटेलाइट DNA को प्रोब के रूप में प्रयोग किया। सैटेलाइट DNA होता है, देखिए ये गुणसूत्र है, इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, इसी को सैटेलाइट DNA कहा जाता है। यानी इस पूरे गुणसूत्र में एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है जो सर्कुलर शेप, राउंड शेप का होता है, उसी को सैटेलाइट DNA कहा जाता है।
तो इसी सैटेलाइट डीएनए को उन्होंने प्रोब के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसमें काफ़ी बहुरूपता मिलती है। इसको एडी सदर्न ने एक तकनीक के रूप में विकसित किया, जिसे सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक का प्रयोग विशेष प्रकार की जीन पहचान के लिए किया जाता है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में किसी विशेष प्रकार की जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रयोग में लाया जाता है। इसमें होता क्या है, किसी भी व्यक्ति के किसी ऊतक, यानी जिस व्यक्ति का हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, तो उसका कोई ऊतक जैसे खून, बाल, त्वचा, लार, शुक्राणु आदि से जो डीएनए प्राप्त होगा उसमें एक बहुरूपता मिलती है। यह न्यायालय उपयोग में एक पहचान के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त डीएनए अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवंशिक मानचित्रण तैयार करने में लाभदायक होता है। जैसे इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं, ये प्रोसेस होता कैसे है, इसको फिगर से समझते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का डीएनए सैंपल ले लिया जाता है, उसके बाद से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से उसको कट किया जाता है छोटे छोटे पीस में। फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के द्वारा उसके पीस को जितना साइज का हमको चाहिए उतना अलग अलग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। उसके बाद से एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में उस सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हो गए डीएनए के उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर इनक्यूबेशन विथ लेवल प्रोब्स, अलग अलग प्रोब्स में उनको लेवल करके और फिर उसको कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर के द्वारा उसमें जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस क्यों की जाती है उसको समझ में आएगा। ये जो है क्राइम सीन से लिया गया एक सैंपल है, उसका इसी प्रोसेस के द्वारा ऐसे कंप्यूटर में एक फ़ोटो यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। ये क्राइम सीन का सैंपल है। अब अगर मान लीजिए किसी भी 3 लोगों पे हमको सस्पेक्ट है, हमको संदेह है कि ये तीनों जो हैं ये सस्पेक्ट हो सकते हैं, उस जुर्म को करने के लिए हम 3 लोगों पे संदेह कर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, उन तीनों लोगों का अलग अलग डीएनए सैंपल लिया जाएगा। जैसे पहले व्यक्ति का ये सस्पेक्ट 1 का सैंपल है, सस्पेक्ट 2 का सैंपल है, सस्पेक्ट 3 का सैंपल है। ये सैंपल किसी भी बॉडी के टिश्यूज से लिया जा सकता है, जैसे ब्लड से, बाल से, लार से, सीमेन से, किसी से भी लिया जा सकता है। तो ये सैंपल ले लिया गया है, उन तीनों का भी अलग अलग इसी प्रोसेस से उसका डीएनए फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे ले लिया गया है। उसके बाद से कंप्यूटर के माध्यम से ये जो क्राइम सीन का सैंपल है उस सैंपल को इन तीनों सस्पेक्ट के सैंपल से मैच कराया जाएगा। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर मैच कर देता है। जब मैच किया जाएगा तो आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि ये हरे रंग का है, देखिए इसके सेकंड के साथ मैच कर रहा है, फिर बीच में येलो है और यहाँ पे ब्लू है। तो इस क्राइम सीन का जो सैंपल है सस्पेक्ट 2 के सैंपल से पूरी तरह से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सस्पेक्ट 2 है ये उस क्राइम सीन पे उपस्थित था और उसी के द्वारा वो क्राइम किया गया है। तो जनरली क्राइम को पता करने के लिए आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जा रहा है। इसका और क्या क्या काम हो सकता है उसको आगे समझते हैं। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग क्या है। तो सबसे पहला, इसके द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्तियों एवं दुर्घटनाओं में मरने वालों की पहचान की जा सकती है। अगर कोई दुर्घटना मर गया है तो उसके माँ बाप के डीएनए से उस व्यक्ति के डीएनए सैंपल को मैच करा करके पता कर लिया जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो मरा हुआ है, वो कौन सा आदमी है। इसी तरह से इसके द्वारा कुटुंब यानी परिवार के सदस्यों के बीच रुधिर संबंधों को ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा किसी संतान के पिता होने की पुष्टि की जाती है। यदि कोई बच्चा अपने पिता को चैलेंज कर रहा है कि ये मेरे पिता हैं या नहीं हैं, तो दोनों लोगों का डीएनए सैंपल मैच कराया जाता है। तो पिता की पुष्टि भी इससे की जाती है। खोए हुए बच्चे के माता पिता की पहचान भी इस विधि के द्वारा की जा सकती है और अस्पताल से चोरी हुए बच्चों को उसके माता पिता तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये सब कुछ कॉमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम्स पर टिप्पणी लिखना है। तो प्रतिबंधन एंजाइम्स वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। ये क्या होता है? प्रतिबंधन एंजाइम या ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़कर द्विसूत्री डीएनए का वितरण कर देते हैं। यानी प्रतिबंधन एंजाइम्स का मतलब होता है कि ये जो डीएनए होते हैं इनको अगर हम किसी विशेष जगहों से काटना है या कहीं से भी कट करना है तो जिस एंजाइम्स का हम यूज़ करते हैं उसी को प्रतिबंधन एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि इस डीएनए सैंपल को हमको कहीं किनारे से कट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए किनारे से कट किया गया है, तो अगर डीएनए सैंपल को अगर हमको किनारे से कट करना है तो उसके लिए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया जाता है। और अगर डीएनए सैंपल के खंड को हमको बीच में से कट करना है तो उसके लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया जाता है। इसी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
ये जो एंजाइम होता है इसको हिंदी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए खंड को विशेष जगह पे जहाँ से हम चाहते हैं वहाँ से कट करने के लिए इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। इस फिगर में यहाँ पे किनारे से कट कर रहा है तो ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, और यहाँ पे बीच में से कट किया जा रहा है तो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इस फिगर में भी यही दिखाया गया है, यहाँ से किनारे से कट किया गया तो ये एक्सोन्यूक्लियस है, और यहाँ पे बीच में से अगर हमको कट करना है तो वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। तो यही प्रतिबंधन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के खंड को या डीएनए को काटने में हेल्प करते हैं हमारे। चलिए, छोटा सा इसका आंसर था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करना है। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन। तो सबसे पहले जानते हैं कि फूड चेन की परिभाषा, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा क्या होती है। तो पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यानी यदि एक किसी भी जीव से दूसरा कोई भोजन ले रहा है, उससे तीसरा भोजन ले रहा है, और ऊर्जा का प्रवाह एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसी ऊर्जा के प्रवाह को जो एक श्रृंखला निर्माण होती है उसी को फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये खाद्य श्रृंखलाएँ जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों को समझते हैं कि ये तीनों क्या हैं। जैसे सबसे पहली होती है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी का मतलब होता है कि इसमें ये ऐसी खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है, फिर दूसरे जीव को कोई तीसरा जीव खाता है, तीसरे जीव को कोई चौथा जीव खाता है। तो इस तरह की जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसको परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये घास है, ये प्राथमिक, ये उपभोक्ता है, अब इसको ग्रासहॉपर खा रहा है, इसको फिर ये फ्रॉग खा रहा है, इसको स्नैक, इसको फिर ये हॉक खा रहा है, और इसको फिर ये खा जा रहा है मरने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को खाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं परभक्षी, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इसी तरह से एक दूसरी होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी का मतलब होता है कि एक जो जीव है किसी दूसरे जीव के बॉडी से अपना भोजन ले रहा हो, उसको मारे ना, उसको उसकी बॉडी से केवल भोजन ले, तो उसको परजीवी कहा जाता है। जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये नहीं, ये तो डिट्राइटस है। परजीवी में आपको दिखाते हैं फिगर इसका, ये देखिए, ये पैरासिटिक फूड चेन का फिगर है। इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूसर है, पेड़ है जो उत्पादक का काम कर रहे हैं, इस पे रहने वाली ये कुछ चिड़िया हैं जो इस चिड़िया पे पेड़ पे डिपेंड करती हैं, इनको खाती हैं। इनके ऊपर कुछ पैरासाइट्स पाए जाते हैं, ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, इनकी बॉडी से अपना फूड लेते हैं, और फिर इन पे कुछ और पैरासाइट्स होते हैं। जैसे ये इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट इनके ऊपर पैरासाइट्स हैं, और इंसेक्ट्स के ऊपर ये बैक्टीरिया या फंजाई पैरासाइट्स होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये इसके ऊपर परजीवी है, ये इसके ऊपर परजीवी है, और परजीवी एक दूसरे से अपना भोजन ले रहे हैं, तो इस प्रकार की फूड चेन अगर बनती है तो इसको कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन या परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसी तरह से एक दूसरी तीसरी होती है मृत्युपजीवी खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किसी मृत जीव से होता है, यानी कोई डेड एनिमल होना चाहिए या कोई डेड प्लांट होना चाहिए। जैसे इस फिगर में डेड लीव्स को दिखाया गया है, ये पत्तियां मर गई हैं, सड़ रही हैं, इनसे जा कर के ये अपना भोजन ले रहा है और इनसे फिर ये अपना भोजन ले रही है। तो क्योंकि यहाँ पे खाद्य श्रृंखला का स्टार्ट जो है एक मृत्योपजीवी पदार्थ से हुआ है, एक सड़ी गली वस्तु से हुई है, तो इस प्रकार की फूड चेन को मृत्योपजीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो कुल 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ हो गई। परभक्षी, जिसमें एक जानवर किसी दूसरे को खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है। परजीवी में एक परजीवी किसी दूसरे के बॉडी पे है और उसके ऊपर कोई और परजीवी है। और मृत्योपजीवी में जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है वो किसी ऐसे जीव से शुरू होती है जो मृत है और उसके द्वारा फिर तमाम भोजन लिया जाता है। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। इस फिगर में आपको ढेर सारे फूड चेन्स को दिखाया गया। ये फॉरेस्ट फूड चेन है, इसमें ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है। तो ये हो गई एक तरह की परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इसी तरह से एक्वेटिक फूड चेन है, ये पानी में बन रही है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, यानी छोटे छोटे पौधे हैं। फिर ये जू प्लैंक्टॉन्स हैं, छोटे छोटे जंतु हैं जो इनको खाते हैं। इनको फिर स्मॉल फिश खा रहे हैं, इनको लार्ज फिश खा रही हैं। ये ग्रासलैंड फूड चेन है, घास में ये बनती है। घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को हॉक खा रहा है। और ये पैरासिटिक फूड चेन है। तो डिफरेंट टाइप्स की पारिस्थितिक तंत्र में बहुत तरह की फूड चेन्स दिखाई देती हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखना है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का मानव के स्वास्थ्य में क्या क्या योगदान है, उन सभी को चीज़ों को हम लोग को समझना है। तो
बायोटेक्नोलॉजी का योगदान तो बहुत सारी फील्ड्स में है, लेकिन हम लोग को केवल मानव के स्वास्थ्य में बताना है। तो मानव के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनरली ये दो तरह से यूज हो सकता है, एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरा है औषधि के निर्माण में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहला स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम हेडिंग करके, अगर टीकों द्वारा रोगों की रोकथाम हेडिंग करके इसके अंदर एक्सप्लेन करें, लिखें अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में, तो इसके अंदर ये लिखेंगे आप कि आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से विभिन्न प्रकार के टीकों का उत्पादन कर ले रहे हैं और उन टीकों से हम अनेक प्रकार के रोगों की रोकथाम कर ले रहे हैं। तो ये इसका पहला स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग हो गया। इसी तरह से स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन किया जा रहा है। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ये जनरली नेचुरली ह्यूमन बींग्स में जो उसके एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, उनसे निकलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। उन स्टेरॉयड हार्मोन्स का काम होता है कि हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, अंदर जो उपापचय क्रियाएँ होती हैं या हमारे वृद्धि, हमारे विकास में वो हार्मोन्स हेल्प करते हैं। हमारे जितने भी पुरुष के लक्षण होते हैं या फीमेल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी शो करने में ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हेल्प करते हैं। अगर उन स्टेरॉयड हार्मोन्स को अगर हमको बायोटेक की सहायता से बनाना है तो हम इनको भी निर्माण कर ले रहे हैं। इसी तरह से गर्भ पूर्व रोग की जानकारी, यानी गर्भ से पहले भी अगर कोई बीमारी अगर उसके अंदर जनरेट होने वाली है तो उसकी भी पहचान आजकल बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से की जा रही है। या यदि बच्चा अगर पेट में है, डेवलप कर रहा है, तो उस बच्चे के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकती हैं, बायोटेक की सहायता से उसका प्रयोग, उसका पता लगाया जा रहा है आजकल की डेट में। इसी तरह से जीन चिकित्सा की जा रही है बायोटेक की सहायता से। किसी व्यक्ति के जीन में अगर कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, उस जीन की चिकित्सा करके उसको सही कर दिया जा रहा है। इसी तरह से जीन की अदला बदली भी की जा रही है आजकल। अगर कोई जीन में डिफेक्ट है, जीन को हम सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जीन को किसी और जीन के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास हो रहा है। IVF टेक्नोलॉजी से हम नए नए संतानों को पैदा कर ले रहे हैं। ऐसे दंपति जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी से उनका विकास किया जा रहा है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसी बायोटेक की सहायता से किया जाता है। तो ये सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग हो गए। अब जानते हैं कि औषधि निर्माण में इनका क्या योगदान है। तो आजकल बायोटेक की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी निर्माण कर ले रहे हैं। जैसे कह रहा है कि वर्तमान में 30 से अधिक रिकॉम्बिनेंट चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। यानी 30 से ज़्यादा आजकल दवाइयाँ ऐसी हैं जो बायोटेक की सहायता से बनाई गई हैं और पूरे विश्व में वो चल रही हैं। इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही हैं। विपणित का मतलब उनका व्यापार किया जा रहा है। भारत में 12 दवाइयाँ ऐसी हैं जो बायोटेक की सहायता से बनाई गई हैं, वो मार्केट में चल रही हैं और पूरे विश्व में लगभग 30 हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में कहें तो इंसुलिन एक तरह से हार्मोन होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में शुगर हो गया है, नेचुरली इंसुलिन नहीं निकलता है, तो उसको इंजेक्शंस के थ्रू इंसुलिन दिया जाता है। तो ये इंसुलिन भी बायोटेक की सहायता से बनाए जा रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि परभक्षी पर टिप्पणी लिखना है। तो इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। परभक्षी का मतलब होता है, पर का मतलब होता है पराया, यानी दूसरे का भक्षण करने वाला, दूसरे को खाने वाला। यानी कोई एक जानवर किसी दूसरे को खा रहा है, दूसरा कोई तीसरे को खा रहा है, तो इस तरह को इसी प्रोसेस को परभक्षी कहा जाता है। अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो परभक्षण भोजन ग्रहण करने की ऐसी विधि है जिसमें परभक्षी अपने शिकार को मारकर खाता है। यानी एक परभक्षी होगा, एक उसका शिकार होगा, उसको मार के वो खा जाएगा। प्रायः सभी जंतु परभक्षी होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं सब के सब परभक्षी होते हैं। जैसे इन सारे फिगर्स में आप यही देख रहे होंगे कि ये पेड़ है, ये परभक्षी नहीं है, लेकिन इस पेड़ को ये खा रहा है तो ये परभक्षी हो गया। अब इसको ये मेढक खा रहा है तो ये परभक्षी हो गया। ये परभक्षी हो गया, ये इसका शिकार हो गया। अब इस मेढक को ये खा रहा है तो ये परभक्षी हो गया, ये शिकार हो गया। इसको ये खा रहा है तो ये परभक्षी हो गया, ये शिकार हो गया। तो ये जो कड़ी बनी हुई है लाइन से फूड चेन की, इसमें एक जंतु दूसरे को खा रहा है। इसी प्रोसेस को नाम रखा गया परभक्षण या परभक्षी। उस जंतु को परभक्षी कहा जाएगा और उस प्रोसेस को परभक्षण कहा जाएगा जिसके द्वारा एक जानवर किसी दूसरे को खा ले रहा है। तमाम ये फूड चेन्स हैं, सब एक दूसरे के परभक्षी हैं ये। तो इसको शॉर्ट में इसके बारे में बता देना कि परभक्षी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जानते हैं प्लाज्मिड्स क्या हैं और PBR 322 पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो जैसे अभी एक और क्वेश्चन में पीछे भी आया था कि बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर कुछ सर्कुलर शेप के एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन्हीं एक्स्ट्रा गुणसूत्रों को प्लाज्मिड कहा जाता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक दोहरी स्टैंड वाला डीएनए अणु है जो न्यूक्लियोइड के बाहर स्थित होता है। ये इसका न्यूक्लियोइड है, बैक्टीरियल डीएनए। इसके बाहर एक सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये तो प्लाज्मिड की परिभाषा हो गई। आप परिभाषा लेकर के फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। एक अलग से उसमें पूछा हुआ है कि PBr 322 क्या होता है। तो PBr 322 जो है ये इसका ये फिगर है। ये भी एक प्लाज्मिड है जिसको सबसे पहली बार बनाया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। इसको एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से इसको लिया गया था। देखिए प्लाज्मिड PBr 322 क्या है उसको जानते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मिड एक विशेषता है कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता बनाए रखता है। ऐसे प्लाज्मिड ही वेक्टर के रूप में प्रयोग होते हैं। सबसे पहले आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया वेक्टर प्लाज्मिड PBr 322 था, जिसे ई कोलाई की प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। यानी एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्लाज्मिड होता है इसका, इसी प्लाज्मिड को ही बाहर निकाल करके और आजकल बायोटेक की सहायता से किसी भी दूसरे जीव में जीन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो प्लाज्मिड बनाया गया था वैज्ञानिकों द्वारा वो PBr 322 था। इसी के बारे में शॉर्ट नोट लिख देना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है क्योंकि 5 नंबर का होता है ये, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि समष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन करना है। तो समष्टि जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है। समष्टि को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है आबादी, इसको आबादी कहा जाता है, या इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, तो इसको पॉपुलेशन कहा जाता है। तो उसी को बायोलॉजिकल टर्म में समष्टि कहा जाता है। तो समष्टि क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो समष्टि यानी पॉपुलेशन शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पॉपुलस से हुई है और इस शब्द का अर्थ होता है लोगों की एक समूह, लोगों का एक समूह जो कि एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है। यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी एक जाति के जीवों की संख्या को समष्टि कहा जाता है। किसी नियत समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान प्रकार के जीवों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। मतलब एक निश्चित समय पर एक भौगोलिक वातावरण के अंदर एक जाति के जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है समष्टि, यानी एक जाति के आबादी। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके विभिन्न गुणों का वर्णन करना है। तो समष्टि जो भी होती है यानी एक जीवों की जो आबादी होती है उसके कई सारे गुण हो सकते हैं। जैसे कुछ गुण यहाँ पे लिखे गए आपके सामने। जैसे पहला होता है जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, समष्टि घनत्व, आयु पिरामिड और समष्टि वृद्धि। ये सारे इसके कुछ मुख्य गुण हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं ये सब क्या हैं, आगे जानते हैं। देखिए जैसे समष्टियों के गुण जानते हैं तो सबसे पहला जन्म दर। तो जन्म दर का मतलब होता है कि किसी इकाई समय में किसी जीव संख्या के द्वारा उत्पन्न नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यानी कोई एक नियत क्षेत्रफल है उसके अंदर जो भी समष्टि रह रही है तो इकाई समय में, इकाई समय का मतलब होता है यूनिट टाइम। जैसे मान लीजिए हम 1 घंटे में निकालें या 1 महीने में निकालें या 1 साल में निकालें, 1 साल के अंदर उस आबादी के अंदर कितने नए जीव पैदा हो जा रहे हैं उसी को उस आबादी का जन्म दर कहा जाता है, बर्थ रेट कहा जाता है। इसी तरह से एक और गुण होता है मृत्यु दर। सेम वही चीज़ कि 1 साल के अंदर उस आबादी के अंदर कितने जीव मर जा रहे हैं उसको उस आबादी का मृत्यु दर कहा जाएगा। नेक्स्ट है आयु वितरण। आयु वितरण का मतलब होता है कि किसी आबादी में विभिन्न आयु वर्गों के जीवों की अपेक्षित संख्या को आयु वितरण कहते हैं। यानी एक आबादी में अलग अलग प्रकार के अलग अलग आयु के जीव जंतु रहते हैं, तो अलग अलग जो आयु के जो जीव जंतु हैं उसी को आयु वितरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें तो मान लीजिए एक होते हैं ऐसे जीव जो अभी जनन करने वाले नहीं हैं, तो उनको कहते हैं पूर्व प्रजननीय, यानी अभी प्रजनन करने से पहले की अवस्था उनकी चल रही है। फिर एक अवस्था उनकी लाइफ की आती है कि जिसमें वो प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं, तो वो दूसरी आयु वितरण की अवस्था हो गई प्रजननीय योग्य वाले। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है पश्च प्रजननीय, यानी प्रजनन का टाइम उनका खत्म हो चुका है। तो अगर आयु के हिसाब से देखा जाए तो एक आबादी में 3 तरह की आयु वितरण हो सकती हैं। एक पूर्व प्रजननीय, यानी जो प्रजनन अभी नहीं कर सकते हैं।
एक होते हैं प्रजननीय, जो प्रजनन करने वाले होते हैं, और थर्ड कैटेगरी होती है पश्च प्रजननीय, यानी जो प्रजनन करने वाला उनका समय खत्म हो चुका है। तो ये आयु वितरण हो गया। अब जानते हैं समष्टि घनत्व क्या होता है। तो समष्टि घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी एक आबादी के इकाई क्षेत्रफल में या इकाई आयतन में कितने वहाँ पे जीव उपस्थित हैं, किसी एक आबादी के कितने जीव उपस्थित हैं, वही उसका घनत्व कहलाता है। परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आयतन में जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इकाई क्षेत्रफल ले लें, मतलब एक कोई एरिया ले लें और ये इकाई क्षेत्रफल हो, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो 1 मीटर स्क्वायर जो इसका इकाई क्षेत्रफल आ रहा है, इस 1 मीटर स्क्वायर के अंदर किसी भी एक आबादी के कितने जीव उपस्थित हैं, वही उसका समष्टि घनत्व कहलाता है। फिर एक है आयु पिरामिड। आयु पिरामिड का मतलब होता है कि किसी भी आबादी में अलग अलग जो आयु वितरण के लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, उनको अगर हम प्रदर्शित करें विभिन्न प्रकार के बार के द्वारा, विभिन्न आयु वितरण के जो जीव जंतु हैं उनको अगर हम बार के द्वारा प्रदर्शित कर दें तो एक पिरामिड नुमा संरचना बनती है, उसी को आयु पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं जिसको हम 3 भागों में ऐसे बांट देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पूर्व प्रजननीय है, ये वाले प्रजननीय है और ये पश्च प्रजननीय है, तो ये एक पिरामिड की संरचना बन जाती है। तो ऐसे ही बार के नुमा ये एक अलग अलग बार में दिखाया गया, एक ये अलग बार हो गया, ये एक अलग बार हो गया, ये अलग बार हो गया। तो अगर हम उन सारे आयु वर्ग वाले जीवों को अलग अलग बार के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं तो जो संरचना बनती है उसी को पिरामिड कहते हैं। तो ये भी समष्टि का एक गुण होता है। उस पिरामिड को देख के हम बता सकते हैं कि इस समष्टि का विकास आगे की तरफ प्रोग्रेसिव हो रहा है कि डिक्रीज कर रही है उसकी आबादी। फिर एक लास्ट है समष्टि वृद्धि, यानी कोई भी समष्टि जो है वो वृद्धि कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके पीछे तमाम फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। जैसे जानते हैं कि किसी भी जाति की समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता है, किसी भी आबादी का जो आकार होता है वो स्थिर नहीं होता है। ये नहीं कि वो एक ही जगह स्थिर है, 1000 जीव हैं तो 1000 जीव ही रहेंगे हमेशा। उनकी आबादी या तो आगे बढ़ेगी या पीछे की तरफ घटेगी, तो स्थिर नहीं होती है। वह समय के साथ पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में परिवर्तित होता रहता है। अतः समष्टि एक गतिकीय इकाई है। समष्टि में जीवों की संख्या में वृद्धि समष्टि वृद्धि कहलाती है। यानी अगर हम किसी भी एक जीव की आबादी की संख्या को देखें कि वो आगे की तरफ बढ़ रही है कि पीछे की तरफ बढ़ रही है, तो इसी को समष्टि वृद्धि कहा जाता है। ठीक है ना। और समष्टि वृद्धि पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। किस पर्यावरणीय कारक में वो समष्टि है उसके ऊपर उसकी वृद्धि डिपेंड करती है। यदि उसके लिए अनुकूल मौसम रहेगा उस समष्टि के लिए, तो वो आबादी जो होगी वो आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी उनकी संख्या बढ़ेगी, उनका जन्म दर ज़्यादा होगा, मृत्यु दर कम होगी। लेकिन अगर पर्यावरणीय कारक उसके अगेंस्ट हो जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, जन्म दर कम हो जाएगी और मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। तो जब मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो वो आबादी पीछे की तरफ बढ़ने लगेगी, उनकी संख्या घटने लगेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समष्टि के गुण हो गए, इनको एक्सप्लेन करके लिखना है क्योंकि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बायोगैस क्या है। एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोगैस होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि बायोगैस को भारत में सामान्यतः गोबर गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह मूलतः पशुओं के गोबर से तैयार होता है। क्योंकि उसको गोबर से बनाया जाता था पहले और अभी भी, तो सामान्यतः इसको गोबर गैस कहा जाता है। बायोगैस अवयव अवस्थाओं में कार्बनिक पदार्थ प्रायः सेलुलोज के किण्वन के द्वारा बनने वाली प्रमुख रूप से ज्वलनशील गैस मीथेन होती है। मतलब ये हुआ कि बायोगैस एक ऐसी गैस होती है जो सेलुलोज के किण्वन से बनती है बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया जब सेलुलोज का किण्वन करते हैं तो एक ज्वलनशील गैस बनती है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। तो उसी गैस को बायोगैस कहा जाता है। सामान्यतः गोबर के प्रयोग से तैयार की गई गोबर गैस में लगभग 65% मीथेन, 30% CO2, 1% हाइड्रोजन सल्फाइड और अल्प मात्रा में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं। तो ये सारी गैसें जब मिल जाती हैं तो उन गैसों को गोबर गैस कहा जाता है या बायोगैस कहा जाता है। और इस बायोगैस की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के अपने काम कर सकते हैं। जैसे जनरली इस बायोगैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये एक बायोगैस संयंत्र का फोटो है। इसमें होता क्या है, एक बड़ी सी टैंक होती है, ठीक है ना। इस टैंक में यहाँ पे एक मिक्सिंग टैंक होता है। इस मिक्सिंग टैंक में हम गोबर या जो भी
बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं उस टैंक में डाला जाता है, उनको मिक्स किया जाता है, उनको लिक्विड बनाया जाता है। पहले सीधे सॉलिड गोबर नहीं डाल देंगे, गोबर डाल करके उसको पानी से मिक्स किया जाता है पहले लिक्विड स्टेज में, और फिर जा कर के यहाँ पर आता है वो। अब यहाँ पे मेन उसमें किण्वन की प्रोसेस होती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आप आते हैं जिनको मैथेनोजेन बैक्टीरिया कहा जाता है। ये भी याद कर लेना है, मैथेनोजेन बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस गोबर को डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाते हैं और जिससे मेथेन गैस जनरेट करते हैं वो। तो यहाँ पे जब वो डिकम्पोज होगा गोबर तो इससे मेथेन गैस बनेगी, और मेथेन गैस को इस पाइप के द्वारा भेज करके हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और बाकी जो इसमें लास्ट में जब इसका ह्यूमस या जो जैव निम्नीकरण पदार्थ बचते हैं उसको फिर इस टैंक के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ओवरफ्लो टैंक, जब यहाँ पे ये ओवरफ्लो हो जाता है तो सारा मटेरियल इसमें आने लगता है, अब यहाँ से इसको निकाला जाता है। तो इस तरह से बार बार इसमें गोबर डाला जाता है, गोबर इसमें आकर के बायोगैस प्रोड्यूस करता है, और बायोगैस को फिर हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं बायोगैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट, जिसमें बायोगैस बनाया जाता है। ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, फिगर बना करके इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है? मानव में युग्मनज से अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलग्न होने तक भ्रूण विकास का वर्णन कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्यक्ष परिवर्धन, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट किसी भी जंतु में या जीव में दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। पहले दोनों समझते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें कोई जीव या तो अंडा दे रहा है या तो बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो अंडे से जो लार्वा निकले या जो बच्चा पैदा हो वो अपने माँ बाप की तरह से ना हो, अपने जनकों की तरह से ना हो, पूरी तरह से वो अलग हो, और धीरे धीरे डेवलप करके बाद में फिर वो अपने माँ बाप की तरह से हो जाए। तो इस तरह के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष विकास कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी कीट होते हैं, कीट पहले अंडा देते हैं, तो अंडों में से जब लार्वा निकलता है तो बिल्कुल अपने माँ बाप से अलग होता है, अपने जनकों से अलग होता है। मान लेते हैं तितली है, तितली ने अंडा दिया तो उसका जब लार्वा निकलेगा तो लार्वा उसका रेंग के चलता है। तितली की अलग शेप होता है और लार्वा का अलग शेप होता है। बाद में वो लार्वा डेवलप करके फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर एडल्ट बनता है। तो एडल्ट जब बनेगा तब जाकर के अपने वो माँ बाप की तरह से समान दिखाई देगा, लेकिन बीच में वो प्यूपा से लार्वा बन रहा है, अंडे से फिर प्यूपा बन रहा है, तो यहाँ तक अपने जनक से बिल्कुल ही अलग होता है वो। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मेढकों में भी दिखाई देता है। मेढक से जब अंडा होता है, अंडा निकलता है, तो अंडे से उसके टैडपोल लार्वा निकलते हैं। वो टैडपोल लार्वा मछली की तरह से होते हैं, मेढक की तरह से साफ उनका फिगर होता ही नहीं है, लेकिन जब उनका डेवलपमेंट हो जाता है तब जाकर के वो मेढक की तरह से दिखाई देने लगते हैं। तो ये विकास जो होता है वो कहलाता है अप्रत्यक्ष विकास, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या होता है। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि यदि कोई भी जीव अंडा दे तो अंडे से अगर बच्चा निकल रहा है तो, या अगर वो सीधे चाइल्ड बर्थ कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, वो बच्चा सीधे अपने जनक की तरह से है, भले छोटा है साइज में लेकिन अपने जनक की तरह से है, और बाद में वो डेवलप करके थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जनन करने लायक हो जाए। तो इस तरह के विकास को, इस तरह के परिवर्धन को प्रत्यक्ष परिवर्धन कहा जाता है। जैसे कह रहा है कि इस प्रकार के विकास में अंडे से निकला जीव या नवजात शिशु रचना में वयस्क प्राणी के समान होता है। वयस्क मतलब एडल्ट की तरह से होता है, जिनमें जनन परिपक्वता नहीं होती, यानी जब वो बच्चा है तब तक जनन परिपक्वता नहीं होगी, लेकिन अपने वो जनक की तरह से होगा। इनमें आयु के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा जनन परिपक्वता आ जाती है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। मनुष्य में इसी प्रकार का डेवलपमेंट होता है, यानी मनुष्य का जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह से होता है बच्चा, भले साइज में छोटा होता है लेकिन अपने माँ बाप की तरह से होता है। तो मनुष्य में जो डेवलपमेंट होता है वो प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अब अगले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि मानव में युग्मनज से अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलग्न होने तक भ्रूण विकास का वर्णन करना है। इस फिगर में आपको सारी स्टेजेस को दिखाई गई हैं। मानव में जो भ्रूणीय विकास होता है उसके डिफरेंट स्टेजेज होती हैं। जैसे पहला स्टेज है जाइगोट का विदलन तथा मॉरूला का निर्माण। इसको समझते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये है अंडा और ये स्पर्म्स हैं। तो अंडा और स्पर्म्स का पहले फर्टिलाइजेशन होता है, तो निषेचन होता है। तो ये जो अंडा आपका बना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइज्ड एग। तो सबसे पहले तो अंडे का और शुक्राणु का निषेचन हुआ। निषेचन के बाद अब ये बनता है जाइगोट, जाइगोट बन जाता है। अब इस जाइगोट में
डेवलपमेंट शुरू होता है। तो पहले इसका क्लीवेज होगा, विदलन, यानी उसमें विभाजन होना शुरू होगा। तो देखिए इस जाइगोट में यहाँ पे विभाजन हुआ तो इसमें 2 सेल्स बन गई, तो 2 सेल स्टेज बन गया। अब इस 2 सेल्स में विभाजन हुआ तो 4 सेल बन गई, तो 4 सेल स्टेज आ गई। उसके बाद से 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही इसको मॉरूला कहा जाता है, मॉरूला। तो वही चीज़ है, जाइगोट का विदलन तथा मॉरूला का निर्माण। तो यहाँ पे मॉरूला बन गया। फिर कह रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। ये मॉरूला जो है बाद में ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। जब तक वो मॉरूला होगा तब तक सॉलिड होता है, पूरा ठोस होता है, लेकिन जैसे वो ब्लास्टुला बनेगा अंदर उसके गैप होता है, उसको कहते हैं ब्लास्टोसिल गुहा। तो इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो मॉरूला से वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसमें। फिर कह रहा है कि भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ रोपण। जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचता है, अब ये गर्भाशय तक पहुंच जाता है और गर्भाशय की दीवार से अब वो जुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी 3rd स्टेज है कि भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ रोपण। फिर इसकी 4थी स्टेज होती है भ्रूण बाह्य कलाओं का विकास। जैसे भ्रूण यहाँ तक पहुँचता है, अब इस भ्रूण के चारों ओर बाह्य कला बनने लगेंगे। डिफरेंट टाइप्स की इसमें लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स इसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, जिसको भ्रूण बाह्य कलाएँ कहा जाता है। फिर इसमें अपरा का निर्माण होगा। अपरा मतलब प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा और ये प्लेसेंटा से गर्भाशय भित्ति के द्वारा पूरी तरह से अटैच हो जाएगा। तो अपरा का निर्माण हो गया। फिर गैस्ट्रुला भवन तथा 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण। अब जैसे यहाँ पे अपरा बनेगा, उसके बाद से जो भ्रूण होगा, उस भ्रूण के चारों ओर 3 लेयर्स बनती हैं। जैसे मीजोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। उस भ्रूण के चारों ओर 3 लेयर्स बनती हैं और इन तीनों लेयर से अलग अलग तरह के बॉडी ऑर्गेन्स बनना स्टार्ट होते हैं, अंग बनने का विकास होता है यहाँ से। देखिए उसी का 7th स्टेज है अंग विकास। जैसे तीनों लेयर्स बन जाएंगी इस भ्रूण के चारों ओर, अब इस भ्रूण में अलग अलग तरह के ऑर्गेन जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, आँखें, ये सब अंग का विकास होगा। और फिर लास्ट में प्रसव तथा शिशु जन्म। जैसे ही बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, अब इसकी डिलीवरी हो जाएगी, उसी को प्रसव कहा जाता है, उसका जन्म हो जाएगा। तो ये मानव के भ्रूण विकास का पूरा एक फिगर दिखाया गया है, तो इसको भी एक्सप्लेन करना है ऐसे ही। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि पर परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन करना है। तो पर परागण का मतलब होता है कि यदि किसी एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहा जाता है। जैसे ये एक पुष्प का परागकण और ये दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, यानी ये जो परागकण है, ये परागकण यहाँ से किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहा जाता है। और ये पर परागण की प्रक्रिया डिफरेंट टाइप से हो सकती है, वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण, कीट परागण, तमाम प्रोसेस हो सकती हैं। हमको इसमें केवल बताना है कि पर परागण क्या है, तो बस परिभाषा में ये बताएंगे कि किसी एक पौधे के परागकणों का किसी उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना पर परागण कहलाता है। इसके लाभ और हानियों को बताना है। तो लाभ और हानियों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं पर परागण से क्या लाभ है। तो इससे बने बीज अपेक्षाकृत बड़े, स्वस्थ व अधिक संख्या में होते हैं। ये पहला इसका लाभ है कि पर परागण की प्रक्रिया से जो बीज बनते हैं वो बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अधिक संख्या में बनते हैं। अगला गुण है इसका लाभ कि इससे नई जातियाँ बनती हैं। कृत्रिम परागण करके हम नए वांछित लक्षण प्राप्त कर सकते हैं और नई जातियाँ वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती हैं। ये सब पर परागण के लाभ हो गए। इससे हानियाँ क्या हो सकती हैं? दूसरे पुष्प व उनकी परागकणों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि इस पौधे को अगर हमको परागण करना है, इसको निषेचन होना है, तो किसी दूसरे पौधे के परागकणों पर इसको डिपेंड रहना पड़ेगा। जब तक दूसरे के परागकण यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं तब तक उसका निषेचन नहीं होगा। तो पर परागण की प्रक्रिया में किसी दूसरे पौधे के परागकणों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये इसकी एक हानि हो गई। फिर कह रहा है कि किसी न किसी साधन पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी इसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, या तो हवा, या तो जल, या तो किसी कीट के द्वारा पहुँचे, तो किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा पर परागण से रंग, चमक, आकार आदि उत्पन्न करने में अनेक शक्तियों का अपव्यय होता है। बहुत सारी शक्ति खर्च हो जाती है।
फिर कह रहा है कि परागकणों का भी काफ़ी अवयव होता है, यानी यहाँ से जो परागकण निकलेंगे तो बहुत सारे परागकण इधर उधर जा के नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारा अपव्यय हो जाता है उनका। और लास्ट में जाति के लक्षणों की शुद्धता को स्थिर नहीं रखा जा सकता, यानी इस जाति की जो शुद्धता है, क्योंकि दूसरे जाति के पौधे से निषेचन भी कर सकता है ये, तो इसकी शुद्धता निश्चित रहे ये कोई कंफर्म नहीं है। तो पर परागण की प्रक्रिया के बहुत सारे हानि भी हैं। चलिए, तो ये लाभ और हानि आप समझ लेंगे, इनको एग्जाम में लिख लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनुवंशिकी क्या है? मेंडल के पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अपव्यय नियम की व्याख्या करना है। तो आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम जीवों के लक्षणों का अगली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफ़र होता है उसका अध्ययन करते हैं, और जो संतानें हो रही हैं और जो जनक हैं उनके बीच में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये हुआ कि आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना ही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, लेकिन आनुवंशिकी शब्द को सबसे पहले बैटसन ने 1905 में दिया था, और मेंडल ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया हुआ है, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो पूछा है आनुवंशिकी क्या है, तो इसकी परिभाषा बता देनी है, और इसमें मेंडल के 2 नियमों की व्याख्या करनी है। मेंडल के वैसे तो 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लेकिन 2 नियमों की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। 1 नंबर में आपको केवल परिभाषा बता देनी है, और 4 नंबर में उन दोनों नियमों को एक्सप्लेन करना है। तो उन दोनों नियमों को समझते हैं, वो दोनों नियम क्या हैं। तो मेंडल के जो 3 नियम हैं, जैसे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो पहले इन नियमों को शाब्दिक रूप से समझते हैं क्या होता है ये। तो प्रभाविता का नियम का मतलब बता दें पहले कि प्रभाविता का नियम का मतलब होता है कि जब किसी भी पौधों के बीच में सब संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, और प्रभावी लक्षण प्रकट ही नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे अगर हम लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस कराएं तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबा पौधा दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रभावी गुण है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेन हमको फोकस करना है इस आंसर में, पृथक्करण का नियम क्या है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। तो पहले शाब्दिक रूपों से जानते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या है। जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में पृथक्करण हो जाता है। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अभी हम लोग इसको समझेंगे डायग्राम से। फिर तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। तो हम लोग को पहले पृथक्करण का नियम जानना है, फिर जानते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है। तो पृथक्करण का नियम जो है, ये दोनों जो नियम है ये एक संकर संकरण पर आधारित हैं। एक संकर संकरण, और जो इनका तीसरा नियम है ये वाला, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो इनको एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर का है ये दोनों। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। तो पृथक्करण का नियम का मतलब होता है कि जब हम किसी भी 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में हम संकरण कराते हैं, ये इनके जनक हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। एग्जाम में ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रथम पीढ़ी की संतानें बन रही हैं। तो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे लंबे पौधे हैं, सभी लंबे पौधे। लेकिन पृथक्करण का नियम जो है वो इसको द्वितीय पीढ़ी तक पहुंचाना है। तो इनको जब हम द्वितीय पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, मान लेते हैं हम किसी 2 पौधों में हम संकरण करा देते हैं, तो इसके युग्मक स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों अलग अलग बनेंगे। अब यहाँ पे इनकी F2 पीढ़ी बनानी है। तो F2 पीढ़ी में देखते हैं कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में सारे लंबे पौधे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। लंबा इसका प्रभावी लक्षण है, लेकिन बौना इसका अप्रभावी लक्षण है।
तो प्रथम पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, यानी प्रभाविता का नियम सिद्ध होता है। लेकिन जब इनमें से किसी दो पौधों में फिर से संकरण कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है, यानी इनका जो फिनोटाइप अनुपात आता है वो 3:1 का आता है। लेकिन जो जीनोटाइप अनुपात इनका होता है वो 1:2:1 का होता है, यानी एक पौधा इसका लंबा, दो पौधे इसके संकर लंबे और एक पौधा इसका शुद्ध बौना होता है। तो पृथक्करण का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि प्रथम पीढ़ी में, ध्यान से समझिएगा, प्रथम पीढ़ी में इसका प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ साथ हैं। लेकिन जब इनकी द्वितीय पीढ़ी उत्पादित होनी होती है तो ये दोनों के दोनों जो लक्षण होते हैं अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर के 3:1 या 1:2:1 में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है पृथक्करण का नियम। इसी तरह से एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। तो ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी यहाँ पे दो लक्षणों को एक साथ लेना है। जैसे इसको आपको डायग्राम के द्वारा बना के समझना है। यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम गोल और पीला दो लक्षणों को एक साथ लेते हैं, इनका संकरण कराते हैं, झुर्रीदार और हरा। ये गोल पीला हो गया, ये झुर्रीदार हरा हो गया। युग्मक इनका निर्माण करेंगे, ये पहला युग्मक, ये इसका दूसरा युग्मक, ये पहला युग्मक, ये दूसरा युग्मक। अब यहाँ पे F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में हम देखेंगे कि यहाँ पे सारे प्रभावी लक्षण वाले ही दिखाई देंगे। ये गोल पीला इसका प्रभावी लक्षण है। तो ये देखिए इसका जो पहला पौधा बनेगा ये प्रभावी लक्षण वाला बनेगा, गोल पीला। ये भी गोल पीला होगा, ये भी गोल पीला और ये भी गोल पीला। यानी प्रथम पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण वाले दिखाई देंगे पौधे, यानी सब गोल और पीले वाले होंगे। लेकिन जैसे इनको द्वितीय पीढ़ी में पहुंचाया जाएगा तो द्वितीय पीढ़ी में एक ऐसे आपको चेकर बोर्ड बना के बताना रहता है। अब इसमें से किसी दो पौधों में आपको फिर से संकरण कराना है, तो एक के युग्मक हम यहाँ लिख देते हैं। और एक के युग्मक हम यहाँ लिख देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये मेल्स के हैं, नर युग्मक हैं, ये मादा युग्मक हैं, इधर वाले मादा युग्मक हैं। तो इनमें फिर से जब F2 पीढ़ी में जब संकरण होगा तो यहाँ पे जो रेशियो दिखाई देता है 9:3:3:1 का दिखाई देता है। ये दोनों मिलकर के ये गुण बनाएंगे। सारा हम पहले बना दे रहे हैं। यहाँ पे 16 तरह के नए पौधे बना रहे हैं ये संकरण करने के बाद। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो दिखाई देता है वो 9:3:3:1 का दिखाई देता है। यानी यहाँ पे 9 पौधे जो होंगे वो गोल पीले वाले होंगे, 3 पौधे जो होंगे यहाँ पे झुर्रीदार और पीले होंगे, ये 3 पौधे जो होंगे वो गोल और हरे होंगे, और इसमें से एक वाला जो होगा वो सीधे झुर्रीदार और हरा होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो होता है कुल 16 पौधों का 9:3:3:1 का दिखाई देता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि जब हम किसी भी द्विसंकर संकरण में किसी भी दो गुणों को हम आपस में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम द्वितीय पीढ़ी में उनका फिर से
निषेचन कराते हैं या अगला पीढ़ी में संकरण कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके जो दोनों युग्मक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं। यानी एक युग्मक का किसी दूसरे युग्मक पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र रूप से सारे युग्मक अलग अलग हो जाते हैं और 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है मेंडल का, जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो पूरा ये आपको प्रथम पीढ़ी से स्टार्ट करके और सेकंड पीढ़ी के चेकर बोर्ड तक बनाना है, तब जाकर के इसका आंसर कंप्लीट होगा। चलिए इसको आप कर लेंगे, आसान था ये। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए पैकेजिंग क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो डीएनए पैकेजिंग को पहले समझते हैं, ये होता क्या है कि डीएनए अणु जो होता है इसकी लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। बहुत लंबा डीएनए अणु होता है जो एक छोटी सी कोशिका में नहीं आ सकती। इसी के लिए सन 1974 में कॉर्नबर्ग व थॉमस ने न्यूक्लियोसोम सिद्धांत दिया था। उन लोगों ने ये बताया था कि कैसे एक छोटी सी कोशिका में लगभग 2.2 मीटर लंबे डीएनए उसमें पैक हो गए हैं। तो उसी पैकेजिंग को ही डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। उसके लिए कॉर्नबर्ग और थॉमस के द्वारा न्यूक्लियोसोम सिद्धांत दिया गया है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे छोटी सी कोशिका में वो डीएनए अरेंज हो गए हैं, पैक हो गए हैं। तो न्यूक्लियोसोम सिद्धांत क्या कहता है, इस फिगर में आप देख ही रहे होंगे। ये एक कोशिका है, उसके अंदर के न्यूक्लियस हैं, उसके क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। फिर इसके ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम दिखाए जा रहे हैं, फिर यहाँ पे डीएनए दिखाए गए हैं। तो ये इसका न्यूक्लियोसोम मॉडल है। इसी न्यूक्लियोसोम मॉडल की संरचना के वजह से ये लंबे डीएनए अणु जो होते हैं ये अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये न्यूक्लियोसोम सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार प्रत्येक क्रोमेटिन सूत्र सीधा ना होकर एक दानेदार माला के समान होता है। यह दाने, जिन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं, इकाइयों के रूप में होते हैं। इसमें दानेदार संरचनाएं जो दिख रही हैं गोल गोल, उसका एक फिगर है, वही है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इकाइयों के रूप में निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए नियूक्लियोसोम निश्चित दूरी पर इकाइयों के रूप में स्थित होते हैं। एक मोती की माला में जो मोतियां होते हैं गोल गोल, उनकी तरह से अरेंज होते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन माध्यिका के रूप में तथा डीएनए इनके ऊपर कुंडलन के रूप में लिपटा रहता है। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, ये इसके हिस्टोन प्रोटीन है और इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये जो डीएनए है ये लिपटा रहता है। तो उसी संरचना को कहा गया है न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन 2 टेट्रामर इकाइयों की बनी होती है। दोनों टेट्रामर इकाइयाँ चपटी तथा एक दूसरे पर चिपकी होती हैं, जो H2A, H2B, H3 व H4 होती हैं। यानी ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, इसमें 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। तो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ही ये जो लंबे डीएनए होते हैं वो उसके ऊपर लिपटे रहते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम संरचना बनती है। इसी को न्यूक्लियोसोम सिद्धांत कहा गया है। जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में यहाँ से ये उल्टा फिगर समझते हैं। ये एक डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। ये जब और ज़्यादा कुंडलित हो गया तो ये देखिए न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये अरेंज हो गया है। तो एक न्यूक्लियोसोम, 2 ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोसोम ये अरेंज हो जाते हैं। और फिर जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो एक ऐसी संरचना बनती है जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। ये क्रोमेटिन फाइबर बन गए। अब ये क्रोमेटिन फाइबर और ज़्यादा कुंडलित होते हैं और कुंडलित होकर के फाइनली जाकर के वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इस क्रोमोसोम्स में बहुत सारे ढेर सारे न्यूक्लियोसोम अरेंज हैं उसमें, और लंबे डीएनए उसी के अंदर पैक हो गए हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे गुणसूत्र बन जाते हैं जो एक कोशिका के अंदर आराम से आ जाते हैं। देखिए एक कोशिका के अंदर एक गुणसूत्र आराम से आ जाता है। ऐसे ही हमारी हर कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं ऐसे। तो लंबे डीएनए किस तरह से पैक हो जाते हैं छोटी सी कोशिका में, उसी को डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है और उसी के लिए न्यूक्लियोसोम सिद्धांत दिया गया है। अब इसका महत्व क्या है, डीएनए पैकेजिंग का फ़ायदा क्या है? तो महत्व बहुत साधारण सा है कि डीएनए पैकेजिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि डीएनए एक बहुत लंबा अणु है जो खुला होने पर लगभग 2 से 3 मीटर लंबा होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीएनए कोशिका के नाभिक में फिट बैठता है, इसे क्रोमेटिन में ठीक से पैक किया जाना महत्वपूर्ण है। मतलब ये हुआ कि उतने लंबे 2 से 3 मीटर लंबे जो डीएनए होते हैं वो छोटी सी कोशिका में कैसे अरेंज हो गए हैं, बस इसी को इसका डीएनए का पैकेजिंग कहा जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि छोटी सी कोशिका में वो आराम से अरेंज हो जाते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पूरा मॉडल पेपर हम लोग का ख़त्म हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है बस आपको। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे समष्टि के गुण, चाहे और भी चीज़ें जो थी, तो इन सारों को, जैसे ये है, इनको चाहें तो आप हेडिंग डाल करके इनको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये विकास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
तभी जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा। और फिगर अगर बना पाएँ तो और अच्छी बात है। समष्टि का गुण जो था उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के, तो इस पर ज़्यादा मेहनत करना है, बाकी के तो आसान है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।